हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। जैसा कि मैं पिंटू सर आप सभी का कुछ बताना चाहता हूं कि कुछ बच्चों का कमेंट्स ये आ रहा है कि सर आप ये क्लियरली बता दें कि 11th का जो ग्रामर पोर्शन है वो क्या है और 12th का जो ग्रामर पोर्शन है वो क्या है। तो चलिए आज का वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें, क्योंकि आज के वीडियो में कुछ खास बातें बताने जा रहा हूँ जो 11th के बच्चों के लिए सेपरेटली अलग और 12th के बच्चों के लिए सेपरेटली अलग होता है। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो पूरा सिलेबस जो है आपको 2 साल में ख़त्म करने होते हैं, चाहे वो बुक का पार्ट हो या ग्रामर का पार्ट हो, आप 11th पढ़ें या 12th पढ़ें। लेकिन कुछ बच्चों ने ऐसा कमेंट किया कि नहीं सर मुझे सेपरेटली 11th का अलग और 12th का अलग चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको जो ग्रामर का पार्ट है कि ग्रामर के पार्ट में कौन सा पार्ट 11th का है और कौन सा 12th का है, इसे मैंने आपने क्लियरली अर्ज कर दिया हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, उसे समझें, और दोनों बच्चे जो इस वीडियो को देखने वाले हैं वो 11th के हों या 12th के हों, वो दोनों अपने अपने कैटेगरी के अनुसार अपने अपने इस लैंग्वेज को, इस ग्रामर को बांट लें। हालांकि मैंने यहाँ पर पार्टिसिपेटली पूरा कर दिया है जिससे कि आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो परेशानी आप लोगों को हो रही थी उसे मैंने समझा, आपके कमेंट्स पे मैंने विचार किया और अकॉर्डिंग टू योर कमेंट्स मैंने इसका सॉल्यूशन भी किया। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि कौन कौन सा चैप्टर्स 11th का ग्रामर का है या 12th के ग्रामर का है। आप चाहें तो 11th के बच्चे और 12th के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ग्रामर दोनों पार्ट में पढ़ना ही होता है, वो आप अभी पढ़ें या बाद में पढ़ें। हालांकि आज के इस वीडियो में 12th के अनुसार मैंने पहले बताया था कि अगर आपके क्वेश्चंस जो था प्रैक्टिस सेट 1 अगर डिमांड नहीं रहा तो मैं अगला चैप्टर शुरू करूंगा। वो अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन कि कुछ बच्चों ने ऐसा कुछ कमेंट किया नहीं, तो चलिए मैं आज से आप लोग का 12th का जो लेसन 2 यानी वॉइस शुरू करने वाला हूं, जो आज के इसी एपिसोड में, इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो यहां से आप समझें कि आज के वीडियो में आपको 2 बातें वो बताया जाएगा। पहली बात ये है कि ग्रामर में कौन कौन सा पार्ट 11th का है और कौन कौन सा पार्ट 12th का है। दूसरी बात ये है कि वॉइस जो कि आज शुरू होने वाला है, वॉइस का फर्स्ट क्लास है, तो वॉइस को बढ़िया समझें, बिकॉज कि वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द पर्पस ऑफ 12th बोर्ड एग्जाम, अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इन फ्यूचर वैसे बच्चे जो कंपटीशन में तैयारी करते हैं स्टोनो का, इट मीन्स इंग्लिश शॉर्ट हैंड या हिंदी शॉर्ट हैंड, तो वैसे बच्चों के लिए वॉइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि वॉइस से सिर्फ 10 या 15 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि स्टोनो का एग्जाम में होता है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं आज का क्लास एक नए तरीके से, एक नए सिरे से, जिसमें से सिलेबस और विथ नया चैप्टर वॉइस दोनों शुरू किया जाएगा। तो सबसे पहले आप देखें वॉइस का लेक्चर 1। ओके, वॉइस का लेक्चर 1। तो वॉइस के लेक्चर 1 में ये देखना होता है कि कैसे वॉइस को पढ़ा जाता है, क्या पढ़ना होता है। हालांकि उससे पहले जानकारी आप ले जरा सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या है, फिर मैं आता हूँ वॉइस की ओर वापस लौटता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है हेडिंग ग्रामर का सिलेबस। ओके, ग्रामर का सिलेबस। तो सबसे पहले बच्चों आप ये जान लें कि ग्रामर के सिलेबस में क्या क्या चीज़ पढ़ना होता है। तो ग्रामर के सिलेबस में आपको 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ग्रामर, एक होता है नॉन ग्रामर। अब ग्रामर क्या है और कौन सा पार्ट 11th का है, कौन सा 12th का है, ये मैं बताता हूँ, और नॉन ग्रामर क्या है यही बताता हूँ। चलिए मैं पहले चर्चा करता हूँ ग्रामर के पार्ट का। तो ग्रामर के पार्ट को 2 अलग अलग भागों में, एक हो गया आपका 11th और एक आपका हो गया 12th, जिसको हम 11th को फर्स्ट ईयर, 12th को सेकेंड ईयर बुला सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस डिपार्टमेंट वी कैन से दैट कि there are 6 chapters in the 11th and there are 10 chapters in the 12th, overall 16। ग्रामर कितना आपका हो गया 16 यानी 16। ये ग्रामर पोर्शन में आ गया। नॉन ग्रामर अलग है और बाकी जो बुक का मैं बताया था वो अलग था। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो आपको ग्रामर में दिया गया है 11th का पार्ट, 11th के पार्ट में सबसे पहला ये चैप्टर नंबर 1 जो दिया गया बेसिक नॉलेज। इट मीन्स कि इस पार्ट में आपको वो सारी बातें बताई जाएगी जिसे आपने अंडर क्लास 1 to 10 पढ़ा। हालांकि इसमें से बहुत से बच्चे बेसिक नॉलेज से रूबरू है, वो जानते हैं, फिर भी
बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, उसके नॉलेज के लिए, और आगे किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, उसके लिए बेसिक नॉलेज को होना जरूरी है। नंबर 2 जो आपका है 11th के अनुसार, वो पढ़ाया जाएगा एम्फैटिक सेंटेंस। वो क्या होता है, इसमें क्या करना होता है, वो सारी बातों को बताया जाएगा। नंबर 3 क्वेश्चन टैग, नंबर 4 रिमूव टू, नंबर 5 आर्टिकल्स एंड नंबर 6 टेंस। ये 6 चैप्टर जो है वो बारी बारी एक सिस्टम से, एक मेथड से आपको 11th के अनुसार पढ़ाया जाएगा। तो वैसे बच्चे जो 11th के बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी अपने सारे फ्रेंड्स को इस वीडियो की जानकारी दे कि हाँ सर ने ग्रामर का जो पोर्शन है 11th का अलग और 12th का अलग कर दिया। अब आते हैं 12th की ओर, जो 12th का ग्रामर का सिलेबस है। तो 12th के ग्रामर के सिलेबस में आप देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर 10 चैप्टर्स को मेंशन किया गया है, जिसमें से आपका पहला चैप्टर है टाइम एंड टेंस। हालांकि ध्यान दें 11th में आपको सिर्फ टेंस दिया गया है और 12th में टाइम एंड टेंस दिया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो चैप्टर बस एक ही होता है, टाइम एंड टेंस, लेकिन मैंने इसको 2 अलग अलग पार्ट में इसलिए बांट दिया ताकि 11th में बच्चे टेंस की जानकारी ले लें, और जैसे बच्चे 12th में जाते हैं तो इसमें क्या कहता है, टाइम को अलग से ऐड कर दिया जाता है। तो क्या बन जाता है, टाइम एंड टेंस। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं, लेकिन आप 12th का वीडियो देखें तो 12th के वीडियो में जो टाइम एंड टेंस है, ठीक है, जो टाइम एंड टेंस फर्स्ट चैप्टर है 12th का, वो लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 10 तक या 11 तक मैंने इसको फिनिश कर दिया हूं। तो वैसे बच्चे जो 11th के हैं वो अभी से जानकारी लेना चाहते हैं तो वो 12th के इस टाइम एंड टेंस के लेक्चर को बारी बारी पढ़ सकते हैं। तो 10th में जो टेंस है आपका 11th में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि 12th में जब टाइम को ऐड किया जाता है तो टेंस में बहुत सारे चेंजिंग आते हैं, थोड़ा सिलेबस टफ हो जाता है। तो चलिए मैं पहले आपको 11th में 10th तक पढ़ा दूंगा और 12th में टाइम एंड टेंस को फिर ऐड दोबारा किया जाएगा। नंबर 2 आपका जो आता है यहाँ पर वो आपका हो गया वॉइस। नंबर 3 है मॉडल वर्ब यानी आधुनिक क्रिया। नंबर 4 प्रीपोजिशन। नंबर 5 सिंथेसिस। नंबर 6 एनालिसिस। नंबर 7 डिग्री। उसी तरह से पाइए नंबर 8 नॉन फिनाइट। नंबर 10 सिंटैक्स और नंबर 9 आपका हो गया सिंटैक्स और नंबर 10 आपका हो गया नरेशन। यानी इस तरह से देख रहे हैं कि 11th में आपको बेसिक मिला करके 6 चैप्टर्स हुए और 12th में आपका टोटल 10 चैप्टर्स हुए, यानी ओवरऑल आपका 16 चैप्टर्स ग्रामर में पढ़ना है। तो ये था ग्रामर का पार्ट, ओके, ग्रामर का। अब हम चर्चा करते हैं नॉन ग्रामर की ओर कि नॉन ग्रामर में क्या क्या चीज पढ़ना होता है, जो मुख्य रूप से 12th में ही पढ़ना होता है। हालांकि मैं पहले बता दिया कि आप उस चैप्टर को, उस पार्ट्स को 11th में पढ़े या 12th में पढ़े, कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आपको जो बोर्ड एग्जाम होगा फाइनल, वो उस बोर्ड एग्जाम में आपको ओवरऑल सारे पैटर्न से, सारे सिलेबस से, चाहे वो 11th का हो या 12th का, दोनों का सिलेबस मिलाकर के क्वेश्चन को पूछा जाता है। लेकिन ऑन डिमांडिंग माय स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा कि 11th का अलग कर दीजिए, 12th का अलग कर दीजिए, तो मैंने ऐसा कर दिया जिससे कि बच्चों को आसानी हो, उसका सिलेबस पता चल सके कि मुझे क्या पढ़ना है 11th में, क्या पढ़ना है 12th में। लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन पूछते हैं सारे सिलेबस से, चाहे वो 11th का हो चाहे 12th का हो, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए, तो हो गया ग्रामर का पार्ट, जिस 11th का अलग है और 12th का अलग। अब देखते हैं नॉन ग्रामर। नॉन ग्रामर क्या पढ़ना है। आइए, नॉन ग्रामर जो है मुख्य रूप से 12th में पढ़ना होता है। हालांकि आप चाहें तो इसे 11th में बच्चे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि नॉलेज कभी किसी का बेकार नहीं जाता है। फर्क सिर्फ यही हुआ कि हम पहले पढ़ लिए, कोई बाद में पढ़ा, लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा। नॉन ग्रामर है क्या, तो नॉन ग्रामर देखा जाए तो मुख्य रूप से एक ऐसा सिलेबस है जो कंपटीशन बेस्ड होता है। इट मीन्स कि कंपटीशन में ये सारे चीज पूछे जाते थे, लेकिन पिछले 2 वर्षों से बिहार बोर्ड में जो चेंजिंग किया गया सिलेबस का, तो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ बिहार 12th बोर्ड, इसमें नॉन ग्रामर को भी ऐड कर दिया गया है। तो कुछ खास पार्ट्स हैं जो मुख्य रूप से कंपटीशन के होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या डिफेंस फोर्सेस हो। बट अब 12th के एग्जाम में भी नॉन ग्रामर को ऐड किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि नॉन ग्रामर में आपको क्या पढ़ना होता है। तो नॉन ग्रामर का जो पार्ट है वो मुख्य रूप से आपका 12th के पार्ट है। इसमें से सारे चैप्टर्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं 1 to 8 चैप्टर्स, ये 8 चैप्टर्स को बारी बारी पढ़ना होता है।
तो देखा जाए तो इसमें ग्रामर कुछ है नहीं, क्योंकि हेडिंग क्या है, नन ग्रामर यानी विदाउट ग्रामर। इसमें सिर्फ वही पार्ट होते हैं जिसको हम वोकैबुलरी याद किया जाता है। इसमें इस पार्ट्स को हम रिमेंबरिंग पार्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे पार्ट्स आपको याद करने होंगे, जो कि क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं 8 चैप्टर्स। ये 8 चैप्टर से आपको प्रत्येक चैप्टर से कम मिनिमम 1 क्वेश्चन या मोर देन 1 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए इसकी हम बात करते हैं। नंबर 1 आपका हो गया साइनोनिम्स। ये क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में साइनो भी कह सकते हैं। आप कंपटीशन बच्चे से पूछें, कंपटीशन बच्चे क्या बोलेंगे कि साइनो का मतलब होता है समानार्थी शब्द। ये कैसे होता है, क्या होता है, इसकी जानकारी मैं आपको डिटेल्स में जब क्लास होगा नन ग्रामर का तो बताया जाएगा। फिलहाल आप कंसंट्रेट करें आपके सिलेबस पे। नंबर 2 आपका है एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द, उल्टा शब्द जिसको कहते हैं आप हिंदी में। नंबर 3 आपका आ गया OWS। OWS इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। OWS मतलब होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है आगे बताया जाएगा। नंबर 4 स्पेलिंग टेस्ट, जिसको हम वर्ड मीनिंग भी कह सकते हैं। नंबर 5 आइडम्स एंड फ्रेजेज। नंबर 6 फ्रेजल वर्ब्स। नंबर 7 लेटर एंड नंबर 8 एप्लीकेशन। तो ये हो गया आपका नन ग्रामर का पार्ट। यानी ओवरऑल आप देखें तो 16 आपका हो गया ग्रामर का, जिसमें आपका 11th प्लस 12th दोनों है। उसके अलावे आप आ जाएं 8, ये आपका हो गया नन ग्रामर का पार्ट, जो कि मुख्य रूप से आपको कहाँ पढ़ना है 12th में। यानी देखा जाए ओवरऑल तो आपका कितना हो गया 24 आपका हो गया सिर्फ ग्रामर और नन ग्रामर से, जो कि आपको 11th और 12th मिला करके पढ़ने होते हैं। तो ये था आपका होल सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th इन इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश नन ग्रामर। तो ये था आपका फुल सिलेबस। अब यहाँ से चर्चा ये रहा कि 12th के बच्चे जिसका अगला चैप्टर पढ़ाना था मुझे वॉइस। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वॉइस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ से आपको वॉइस पढ़ना है। तो वॉइस में क्या क्या चीज़ होता है, कौन कौन सा टॉपिक होता है, कैसे हम एक्टिव को पैसिव चेंज करेंगे, यानी हाउ कैन वी चेंज एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव। तो चलिए यहाँ से हम चर्चा करते हैं एक नए चैप्टर जो 12th का लेसन 2 चैप्टर 2 है, जिसका नाम दिया गया है वॉइस। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि वॉइस में क्या होता है। यहाँ देखिए आपका जो दिया गया है लेक्चर 1, ओके, वॉइस आपका हो गया मेन हेडिंग, जिसका लेक्चर 1 आज होने वाला है। वॉइस जिसका कि हिंदी होता है वाच्य, ओके, वाच्य मतलब होता है वचन, बोलने का तरीका। ये सारे बातें क्या होती है, कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है, इस बात की जानकारी आपको आज के क्लास में दी जाएगी। तो चलिए वॉइस में पहले क्या क्या चीज़ पढ़ना होता है जरा समझ लें कि वॉइस का सिलेबस क्या है। तो वॉइस में मुख्य रूप से 2 बातों पर ध्यान देना पड़ता है। आपका जो पहला पार्ट हो गया वो आपका होता है एक्टिव, और आपका जो दूसरा पार्ट है वो होता है आपका पैसिव। इन द एग्जामिनेशन ऑफ 12th बोर्ड एग्जाम हम चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में। मेनली क्वेश्चन एक्टिव से पैसिव पूछा जाता है। हाँ, कभी कभार किसी सेट में आपने पैसिव से एक्टिव भी देखा होगा। तो अगर आप एक्टिव से पैसिव सीख लेते हैं तो पैसिव से एक्टिव आसान से बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर पहले सिखाऊंगा एक्टिव से पैसिव, लेकिन उससे पहले ये बताया जाएगा कि वॉइस क्या है, वॉइस का डिफिनेशन क्या है, एक्टिव वॉइस क्या होता है उसका डिफिनेशन क्या है, पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव का डिफिनेशन क्या है। तो यहाँ से आपका जो सिलेबस है वो शुरू होता है। थोड़ा सा आप रुकेंगे, जो कंप्यूटर पे है उसका जो स्क्रीन है वो थोड़ा मैं पहले ज़रा चार्ज में लगा दूँ, थोड़ा सा आप वेट करेंगे क्योंकि जो लैपटॉप है वो डिस्चार्ज होने वाला है। थोड़ा सा वेट करें। हाँ, बस हो गया। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि आपका वॉइस, थोड़ा सा रुकने के लिए सॉरी, बट चार्ज करना भी जरूरी था, इसलिए अब देखें आप वॉइस के बारे में। ओके, तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम वॉइस कि वॉइस में करना क्या होता है। तो आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया क्या, इस तरह से कि आपको क्या सिलेबस में पढ़ना है। अब आपका 12th का लेसन 1 वॉइस जो कि स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए दिल थाम के बैठ जाएं और अपने पेन कॉपी साथ में रखें कि जो पॉइंट वाली बातें होंगी ताकि उसको अपन नोट कर सकें।
तो चलिए यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं आज का 12th का लेसन 2 वॉइस। ओके, चलिए आप यहाँ देख रहे हैं हेडिंग में वॉइस, जिसका हिंदी में मैं बताया क्या, वाच्य। अब वाच्य है क्या, वॉइस को हम समझें कैसे, इसके लिए जरा चर्चा किया जाए। तो वॉइस को समझने का सिंपल तरीका नंबर वन तरीका है अकॉर्डिंग टू बुक। अकॉर्डिंग टू बुक का डेफिनेशन आपको समझना होगा। और नंबर तरीका जो मैं बताऊंगा अपने तरीके से, अपने हिसाब से, एक दूसरा मेथड जो बिल्कुल आसान होगा, जो बुक से बिल्कुल आसान तरीके से होगा। बिकॉज कि ग्रामर को रट के नहीं बल्कि समझ के पढ़ना होता है। आप समझ के पढ़ोगे कभी नहीं भूलोगे, लेकिन रट के पढ़ोगे तो मे भी वो भूल सकते हैं। तो ग्रामर में हर चीज़ को रटना पॉसिबल नहीं है, रटने से बढ़िया क्या है, समझना। अगर आप समझ लोगे तो किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। जैसे मैंने आपको टेंस पढ़ाया, टाइम एंड टेंस पढ़ाया, तो उसमें क्या है कि किसी चीज़ को रटना नहीं बताया गया। एक क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, वो फॉलो करना होता है। सेम उसी प्रोसेस से यहाँ वॉइस को पढ़ना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपसे। सबसे पहले वॉइस का डेफिनेशन, परिभाषा, वॉइस होता है क्या है। तो ये जो आपका लिखा गया है यहाँ पर परिभाषा, वो अकॉर्डिंग टू बुक, एक बुक के अनुसार दिया गया। हालांकि वॉइस का हर बुक में अलग अलग डेफिनेशन मिलता है, अलग अलग तरीके से लिखा मिलता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए हर बुक्स का डेफिनेशन, तो हर बुक्स का मतलब एक ही निकलता है। चाहे आप जिस लैंग्वेज में लिखें, जिस स्टाइल में लिखें, जिस तरीके से लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस जो कॉन्सेप्ट आपका है, जो मेन बेस है, वो सेम होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। पहले वॉइस का डेफिनेशन यहाँ करा है। वॉइस के डेफिनेशन में कि व्हेन ए सब्जेक्ट, हम चाहें तो इस सब्जेक्ट को पर्सन के नाम से भी जान सकते हैं। अब वो पर्सन मेल, फीमेल या कोई जानवर भी हो सकते हैं। वर्क्स इनटू टू डिफरेंट वेज, यानी दो अलग अलग तरीका। ओके, टू डिफरेंट वेज, दो अलग अलग तरीके। लाइक ए, आप देखें यहाँ पर, लाइक ए सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट की तरह, और लाइक और ऑब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस। यानी इसको हम सिंपल भाषा में हिंदी करेंगे कि जब कोई सब्जेक्ट यानी कर्ता, अब सब्जेक्ट क्या होता है इसकी जानकारी मैं आपको टाइम एंड टेंस चैप्टर में क्लियरली बता चुका हूं। कह रहा है कि व्हेन ए सब्जेक्ट वर्क्स इन टू डिफरेंट वेज लाइक ए सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस इज कॉल्ड वॉइस। यानी जब कोई कर्ता, यानी जब कोई व्यक्ति किसी वाक्य में दो अलग अलग तरीकों से काम करता है, तो कौन कौन सा तरीका हो गया, एक हो गया सब्जेक्ट के रूप में, एक हो गया ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी दो अलग अलग तरीकों से काम करता है, तो ऐसे सेंटेंस में काम करने वाले व्यक्ति को जो काम होता है उसे क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। समझे फिर से, अगर किसी सेंटेंस में एक ही व्यक्ति के द्वारा दो अलग अलग तरीकों से काम किया जाए, ठीक है, एक ही व्यक्ति के द्वारा दो अलग अलग तरीकों से काम किया जाए, कौन कौन तरीकों से, एक सब्जेक्ट के रूप में और एक ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। ओके, जैसे आप एग्जांपल यहाँ पर देखें, एग्जांपल आपका क्या दिया गया है कि यू राइट ए लेटर। आप यहाँ समझे, पहले आपका जो यहाँ पर हो गया यू, ओके, आपका यू क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट। अब चाहें तो यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं सब्जेक्ट। आपका जो राइट है यहाँ पर वो क्या हो गया, V1। और ये सारी बात तो मैं आपको टाइम एंड टेंस में बता चुका हूँ। अब बचा ए लेटर, तो ए लेटर जो आपका है वो यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो मैंने बताया था कि किसी भी सेंटेंस में, सेंटेंस को बनाने के लिए आपका तीन चीज होना जरूरी होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। अब वो वर्ब का कौन सा रूप है ये मायने नहीं है, दिस इज डिपेंडेड ऑन टेंस एंड टाइम एंड टेंस। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं तो क्या कर रहा है, ए लेटर इज रिटन बाय यू। अब देखें तो आपका जो ऊपर का एग्जांपल था उसमें ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। अब क्या देख रहे हैं कि यही जो ए लेटर है वो जो ऑब्जेक्ट है अब किस रूप में काम कर रहा है, एक सब्जेक्ट के रूप में। ओके, अब देखें यहाँ बाय यू, जो यू दिया गया है एग्जाम्पल 1 में सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। और बाकी जो बचा रिटन ऑलरेडी क्या शो करता है, V3। तो कैसा सब्जेक्ट को आगे किया गया और आगे से पीछे से आगे किया गया और V3 बनाया गया, ये सारे प्रोसेस को मैं इस चैप्टर में बताऊंगा। नहीं, फिलहाल आप परिभाषा को है, जो डेफिनेशन है उसको वेरीफाई करें कि क्या लिखा गया है। यहाँ ध्यान दें, डेफिनेशन में आपको बताया गया है ए सब्जेक्ट यानी एक कर्ता, और यहाँ देखें आपका क्या है, एन ऑब्जेक्ट यानी एक कर्म।
तो इस 2 पॉइंट से आपका डिफिनेशन क्या बन गया वॉइस का, कि पहला प्रोसेस सब्जेक्ट के द्वारा और दूसरा प्रोसेस ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो 2 प्रोसेस से जो काम होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं वॉइस कहते हैं। तो ये था आपका किताब के लैंग्वेज में, किताब के तरीके समझाया गया। अगर इसमें परेशानी है, आई थिंक परेशानी तो नहीं होगी, बिकॉज की परेशानी अगर होता तो आप लोग कमेंट में हमें कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा समझाऊंगा इस चीज़ को, 2 बार नहीं 3 बार समझाऊंगा, लेकिन समझ में आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ अपने तरीके से, ठीक है। ऐसे समझे कि सपोज कि मैं पिंटू सर, मुझे एक कलम की ज़रूरत है, मुझे एक कलम खरीदनी है। मैं बाज़ार गया, खुद कलम खरीदा और बाज़ार से घर आ गया। तो देखिए, तो यहाँ कह सकते हैं कि पिंटू सर ने कलम खरीदा। अब कलम की ज़रूरत मुझे है, यानी पिंटू सर को है, तो मैं बाज़ार गया, खुद कलम खरीदा। इट मीन्स कि मेरा काम हो गया। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस एज लाइक ए सब्जेक्ट। अब हम इसको दूसरे तरीके से बताते हैं कि अगर मैं खुद बाजार ना जाकर के, आप बच्चों में से किसी एक को ये बोलें कि कुछ पैसे पकड़ो और बाजार जाओ और मेरे लिए कलम खरीद के ले आओ। ओके, आप बाजार जाओगे, कलम खरीदोगे, तो कलम क्या करो, लाकर मुझे दोगे। यहां भी काम मेरा ही हुआ, ठीक है, यहां भी काम क्या हुआ, मेरा ही हुआ। लेकिन प्रोसेस क्या देख रहे हैं कि थोड़ा चेंज हो गया। चेंज क्या आया, पहले सेंटेंस में यानी पहले अनुसार क्या हुआ कि मैं खुद बाजार गया, खुद कलम खरीदा, यानी यहां पर मैं खुद काम कर रहा हूं। एज मीन्स ए सब्जेक्ट। आप मेरे बदले कलम लाके मुझे दे दिए, तो काम मेरा हुआ, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने किसी और से करवाया, मतलब किसी बच्चों से करवाया। जिस बच्चे ने काम किया वो क्या कहलाया, ऑब्जेक्ट। तो यहीं से मेरा डेफिनेशन बनता है कि अगर कोई व्यक्ति एक सब्जेक्ट के रूप में काम करे तो होता है एक्टिव वॉइस, और अगर कोई व्यक्ति ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे तो होता है पैसिव वॉइस। और यहीं से 2 अलग अलग पार्ट में हम वॉइस को बांटते हैं। ओके, समझ लीजिए कि सब्जेक्ट के रूप में काम करने वाले सेंटेंस को एक्टिव वॉइस और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करने वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस। आप मोटा मोटी इतना भी समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको समझा देता हूं जरा फिर से कि कैसे करना होता है। आप सिंपल समझ लें कि अगर आपका जो वॉइस है, वॉइस को डिवाइड करना रहे तो 2 पार्ट में कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है टाइप्स ऑफ वॉइस। ये 2 टाइप मैंने क्या बताया कि पहला टाइप जो आपका है सब्जेक्ट और दूसरा जो है ऑब्जेक्ट। इसी के अनुसार हमको डिफाइन करना होता है वॉइस। तो यहाँ पर हेडिंग क्या आ गया अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ वॉइस, यानी वॉइस के प्रकार। वॉइस कितने तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस। जैसा कि मैंने आपको डिफाइन किया कि जब कोई सेंटेंस किसी वाक्य में, जब कोई सब्जेक्ट किसी वाक्य में 2 अलग अलग तरीकों से काम करता है तो क्या कहता है वॉइस। और वही 2 अलग अलग तरीकों के कारण वॉइस कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। ओके, आप बेसिक को, कंसेप्ट को समझें, क्योंकि यही बेसिक आपको फिर हाउ टू चेंज एबी टू पीवी और पीवी टू एबी में काम देगा। चलिए यहां कह रहा है कि देयर आर 2 टाइप्स, कितने तरह का, 2 तरह के होते हैं, यानी वॉइस आपके कितना, 2 तरह के, क्योंकि काम करने का तरीका भी 2। जैसे मैं बताया कि एक मेरे द्वारा काम हुआ, एक मेरे बच्चों के द्वारा काम हुआ, लेकिन काम मेरा ही हुआ, सिर्फ करने का तरीका चेंज है। तो आपका जो पहला हो गया वो आपका क्या हो गया, एक्टिव वॉइस, मतलब होता है सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम। अब चाहें तो शॉर्ट में यहां पर शो कर सकते हैं सब्जेक्ट। आपका दूसरा क्या हो गया, पैसिव वॉइस, इसको आप बोल सकते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। बात रहा हिंदी का, तो हिंदी से कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए हिंदी याद कर सकते हैं। आपका जो एक्टिव वॉइस हो गया वो हो गया कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, और जो पैसिव वॉइस हो गया उसको बोलते हैं कर्मवाच्य। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट मतलब कर्ता तो कर्तृवाच्य, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म तो कर्मवाच्य। ओके, तो आई थिंक वॉइस का डेफिनेशन, इसका टाइप्स आपको अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम एक्टिव वॉइस के डेफिनेशन की ओर कि एक्टिव वॉइस को कैसे समझा जाए। तो देखें यहां पर आपका दिया गया हेडिंग नंबर 1, इसका नाम क्या है, एक्टिव वॉइस। ये आपका हो गया कौन, पहला टाइप, जिसको हम बोलते हैं क्या, एक्टिव वॉइस, जिससे हम एक मोटा मोटी समझ सकते किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में किया गया काम। आइए डेफिनेशन देखें, परिभाषा क्या कहता है। कह रहा कि व्हेन ए पर्सन वर्क्स, जब कोई व्यक्ति काम करता है, कह रहा इन एनी सेंटेंस, किसी भी वाक्य में, यहां ध्यान दे, एज लाइक ए सब्जेक्ट, आपका यही जो पॉइंट है, मेन पॉइंट है, ए सब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस।
कह रहा जब कोई व्यक्ति किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो ऐसे वाक्यों को एक्टिव वॉइस कहा जाता है। ओके, समझिए फिर से, या सिंपल भाषा में बोलेंगे कि सब्जेक्ट के द्वारा बनने वाले सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहा जाता है। ठीक है, आप कोई भी प्रोसेस बोले, किसी भी स्टाइल में बोले, आपका बस एक पॉइंट आना चाहिए कि जो व्यक्ति सब्जेक्ट के रूप में काम करता है उसे ही एक्टिव वॉइस कहा जाता है। क्लियर? तो आप मेरे बातों को समझ रहे होंगे, इस तरीके को समझ रहे होंगे कि जब तक कोई व्यक्ति सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करेगा तब तक वो एक्टिव वॉइस नहीं कहलाएगा। यानी एनी हाउ सब्जेक्ट के रूप में काम करने वाले सेंटेंस को ही एक्टिव वॉइस के नाम से जानते हैं। क्लियर? आगे देखें, करा एक्टिव वॉइस इज, यहां देखें, करा एक्टिव वॉइस इज डिनोटेड एज ए भी, ए डॉट भी डॉट, यानी यहां पर आप देख सकते हैं कि ए डॉट भी डॉट है क्या, तो आपका जो ए डॉट हो गया जिसको हम कह सकते हैं एक्टिव, और जो भी है उसको बोल सकते हैं वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस को ए डॉट कैपिटल भी डॉट से भी दर्शा सकते हैं। इट मीन्स कि ए फॉर एक्टिव, भी फॉर वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस को अब बार बार जो लंबा नाम है कि एक्टिव वॉइस, उसे एक्टिव वॉइस ना लिख करके इन शॉर्ट आप ए भी से दर्शा सकते हैं। आगे के एग्जांपल्स में या कहीं पर भी मैं ए डॉट भी डॉट लिख दिया तो आपको समझना होगा कि दिस इज नोन एज एक्टिव वॉइस। ओके, जैसे होता है ना सिंबल, आप पढ़ते हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर विषय में, हर चीज का, हर टॉपिक्स का एक सिंबल होता है, संकेत होता है। उसी तरह से इन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर ए डॉट भी डॉट इज नोन एज एक्टिव वॉइस। ओके, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल देखें, यहां दे रहा है क्या, पहला कि द टीचर टीचर्स इंग्लिश। यहां देख रहे हैं कि द टीचर जो है किस रूप में आया जी, सब्जेक्ट। अभी मैंने क्या बताया कि वह व्यक्ति या वह पर्सन जो एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो वो क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस। इट मीन्स ए भी। यहां पर आपका इंग्लिश क्या हो गया, तो इंग्लिश आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू टेंस यहां पर देखा जाए टीचर्स तो V5 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 आइए, माई मदर सब्जेक्ट, कुक्स V5, फूड ऑब्जेक्ट, और इन द किचन दिस इज नोन एज अदर वर्ड, जिसकी जानकारी मैंने आपको टाइम एंड टेस्ट में दिया था। लास्ट एग्जांपल देखें, कर दे आपका क्या हो गया, यहां पर सब्जेक्ट। प्ले आपका क्या हो गया, V1। चेस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और विथ फ्रेंड्स इसे हम OW के नाम से जान सकते हैं। तो यहां पर जो आपको दिया गया है 3 एग्जांपल्स, यहां ध्यान दें, ये जो तीनों एग्जाम्पल है उसमें पहला में द टीचर एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, दूसरा माई मदर ये भी सब्जेक्ट के रूप में ही काम कर रहा है, और तीसरा में दे ये भी एक सब्जेक्ट के रूप में ही काम कर रहा है। यानी ऑल 3 एग्जाम्पल्स आर नोन एज ए भी। यानी चाहे तो हम इन तीनों एग्जाम्पल्स को ए डॉट भी डॉट से भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि तीनों एग्जाम्पल किसका है, एक्टिव वॉइस का। तो इस तरह से बच्चों मैंने क्या देखा कि आज के इस लेक्चर में 11th 12th का ग्रामर और नॉन ग्रामर पार्ट को अलग अलग सेपरेटली बांट दिया गया है, जिससे कि हमारे इस चैनल पर देखने वाले 11th के बच्चे भी हैं और 12th के बच्चे भी हैं, तो उन दोनों को परेशानी ना हो। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूँगा कि आप 11th में हो या 12th में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ एक सिस्टम हुआ कि भाई मैं 11th का हूँ 12th का हूँ, लेकिन पढ़ना हर बच्चों को है। तो वैसे बच्चे जो 12th में हैं, जिसका 11th का पार्ट छूट गया है, वो 11th के पार्ट में मैंने अभी बुक शुरू किया हूँ, तो वो चाहें तो उस बुक से नॉलेज यहाँ पर ले सकते हैं। 12th के वैसे बच्चे जिनका लिटरेचर यानी बुक छूट चुका है, पहले नहीं पढ़े हैं, तो वो भी चाहें तो इस चैनल से जुड़ करके बुक की जानकारी ले सकते हैं। यानी यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एक फाइनल कंक्लूजन कि मैंने फिलहाल अपने इस YouTube चैनल सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल पे 12th का बुक, जिसे हम 11th में आधा पढ़ना होता है, आधा 12th में पढ़ना होता है, जिसकी जानकारी मैं सिलेबस में दे चुका हूँ। तो बुक और ग्रामर दोनों शुरू किया गया है, ठीक है। इसी चैनल पर बुक और ग्रामर दोनों शुरू किया गया है। तो बुक और ग्रामर चाहे तो वो 11th में पढ़ें या 12th में पढ़ें, यानी दोनों बच्चे यहाँ पर ज्वाइन कर करके इस पढ़ाई की फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पढ़ाई का लाभ उठा सकते हैं, चाहे वो ग्रामर का हो या लिटरेचर का हो। तो जिन बच्चों को जानकारी नहीं है वो जान लें कि वो 11th का हो चाहे 12th का हो, आफ्टर ऑल आपको सारा सिलेबस पढ़ना ही पढ़ना है। इसलिए चलिए, अभी आप लोग घर पे बैठे हैं, आपका क्लास बंद है, कोचिंग बंद है,
यहाँ तक कि कॉलेज भी बंद है, तो क्यों ना घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था से सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आप 11th और 12th दोनों पढ़ाई का फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे मेरे वीडियो को सीखें, मेरे वीडियो से पढ़ें, चाहे वो 11th को चाहे 12th के हो। तो इस तरह से क्या देखें कि आज का जो टॉपिक है वॉइस का एक पार्ट एक्टिव वॉइस मैंने आपको समझा दिया, फिनिश कर दिया। अब क्या करें कि आप बच्चे इस टॉपिक्स को अपने नोटबुक पे, अपने डायरी पे, कॉपी पे आप पार्टिसिपली लिख सकते हैं ताकि आपको कहीं पर दिक्कत ना हो। इस तरह से आज का क्लास बस यही रोका जाता है। अगले क्लास में वॉइस के साथ मैं और नई टेक्निक बताऊंगा कि कैसे एक्टिव से पैसिव किया जाता है। तो चलिए आज का क्लास बस इतना ही, लेकिन अगले क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है वॉइस के बारे में, जिसकी जानकारी मैं अगले लेक्चर 2 में दूंगा, यानी वॉइस का लेक्चर 2 में। तो इस तरह से मेरे वीडियो के साथ बने रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को सपोर्ट करें ताकि हर बच्चों को पढ़ाई मिल सके। जब तक के लिए दैट्स ऑल एंड थैंक यू, गुड बाय।